तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और साथ ही चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से आज इस नॉवल एक्सप्लेन वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने सोल लैंड 2 नॉवल एक्सप्लेन वीडियो के पिछले एपिसोड 158 में देखा था कि यूहाओ और उसकी आर्मी ने सन मून एम्पायर के सदर्न कोस्टल के 15 सिटीज का रेयर मटेरियल और गोल्ड कॉइन्स को लूट लिया था, जिसकी वजह से शू त्यानरन काफ़ी परेशान था। तभी चीफ मिनिस्टर ने शू त्यानरन को सलाह दिया था कि हमें जल्दी से छुटकारा पाना होगा। तो अब आगे शू त्यानरन ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या तुम्हारा मतलब है? चीफ मिनिस्टर ने सीधा सिर हिला दिया। महाराज, अब हमें डिसीजन लेना ही होगा। चाहे ये चोर कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन को चैलेंज नहीं कर सकते। इस बार उनकी एक्टिविटीज सदर्न कोस्टल सिटीज के आसपास देखी गई हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा चांस है कि वो अभी भी वहीं मौजूद हैं। हम उस एरिया में और एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स भेज सकते हैं और सीक्रेटली सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन को भी मूव कर सकते हैं। साथ ही वर्शिप हॉल के कुछ मेंबर्स को उनके पीछे लगाया जा सकता है। जैसे ही उनकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी, हम तुरंत उन्हें खत्म कर देंगे। जो कुछ भी हमने खोया है सब वापस आ जाएगा और साउथ दोबारा स्टेबल हो जाएगा। कुछ देर रुकने के बाद उसने फिर कहा, महारानी अभी फ्रंट लाइन पर लगातार प्रोग्रेस कर रही हैं। हमें रेयर साइड को स्टेबल रखना होगा और उन्हें प्रॉपर सपोर्ट देना होगा। शू त्यानरन कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने धीरे से कहा, ठीक है, हम तुम्हारे प्लान पर चलेंगे। दूसरी तरफ हे काइटो पहाड़ की तरह जमे हुए सोल टूल्स को देख रहा था और उसके चेहरे की स्माइल रुक ही नहीं रही थी। हालांकि इनमें से सिर्फ कुछ ही अभी यूज करने लायक थे, लेकिन उन सोल टूल से मिलने वाले रेयर मेटल्स खुद में ही बहुत कीमती थे। यूहाओ, मुझे अब थोड़ा रिग्रेट हो रहा है। निकलने से पहले हमें सोल टूल हॉल की मैन्युफैक्चरिंग लाइन भी साथ ले आनी चाहिए थी। जब सब फ्री बैठे होंगे और उनके पास कुछ काम नहीं होगा, तब वो डेमी प्लेन में सोल टूल्स बना सकते थे। क्या इससे एफिशिएंसी और ज़्यादा नहीं बढ़ जाती? शू सांशी साइड में हंसते हुए बोला, काइटो, ये आइडिया बुरा नहीं है। ये सच में एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन है। पिछले कुछ दिन काफ़ी अच्छे रहे हैं। मुझे सच में सोचकर मज़ा आ रहा है कि अभी शू त्यानरन का चेहरा कैसा होगा। हमने साउथ में काफ़ी बड़ा कियोस्क क्रिएट कर दिया है। यूहाओ, अब हम कहाँ जा रहे हैं? लगातार 12 सिटीज पर अटैक करने के बाद भी श्रेक की 3 सोल इंजीनियर लीजेंस को एक भी नुकसान नहीं हुआ था। इस बात ने उनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ा दिया था। सन मून एम्पायर की डिफेंस उनकी सोच से काफ़ी वीक निकली। तीनों सोल इंजीनियर लीजेंस में से किसी को कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई थी और लॉसेस भी ऑलमोस्ट ना के बराबर थे। उन्होंने सन मून एम्पायर को जो डैमेज दिया था उसे सिर्फ पैसे में नापना मुमकिन ही नहीं था। जो 12 सिटीज़ गिराए गए थे, उनमें से आखिरी कुछ सिटीज़ की वॉल्स भी उनके रिट्रीट करने से पहले ही पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। सोल इंजीनियर लीजेंस के सोल टूल्स उनकी सोल पावर से चल रहे थे और डेमी प्लेन में लौटने के बाद उन्होंने बहुत जल्दी अपनी सोल पावर रिकवर कर ली। हुआ यूहाओ ने शांत आवाज में कहा, हम 5 दिन से लगातार अटैक कर रहे हैं। रेडियन सिटी को अब तक ये खबर मिल चुकी होगी। नॉर्थ में जो हमने पहले अटैक किया था उसे मिलाकर देखा जाए तो मुझे लगता है सन मून एम्पायर अब हमें रोकने के लिए कोई प्लान बना रहा होगा, लेकिन हमने अभी तक उनकी फाउंडेशन को नहीं हिलाया है। अगर हम चाहते हैं कि वो अपनी फ्रंटलाइन आर्मी को वापस बुला ले तो हमें शू त्यानरन को डराना होगा और इसी वजह से हमें अपना मिशन कंटिन्यू करना पड़ेगा। बेबी ने हुआ यूहाओ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, तो प्लान क्या है? हुआ यूहाओ ने सीधा जवाब दिया, अगर हमें शू त्यानरन को इतना डराना है कि वो किसी भी प्राइस पर अपने सोल्जर्स को वापस बुला ले तो सिर्फ एक ही रास्ता है, रेडियन सिटी पर अटैक। ये शब्द सुनते ही श्रेक 7 मॉन्स्टर्स के सभी मेंबर्स की आंखें फट गई। सबकी पुरानी विक्ट्रीज ने उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस दिया था, लेकिन इतना भी नहीं कि वो रेडियन सिटी को चैलेंज करने की सोच सके। रेडियन सिटी कोई आम जगह नहीं थी, वो सन मून एम्पायर की कैपिटल थी और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सिटी भी था। सब लोग पहले भी वहां जा चुके थे। हर जगह ऊंची बिल्डिंग्स थीं और अनेक पावरफुल सोल टूल्स अंधेरे में छिपे हुए थे। हुआ यूहाओ ने पहले ये भी कहा था कि वहां एक टेरिफाइंग सोल टूल मौजूद था जो सोल पावर को अब्सॉर्ब कर सकता था। वो किसी डेथ गॉड से कम नहीं था। ऐसे में रेडियन सिटी पर अटैक करना क्या सीधा सुसाइड नहीं था? और सबसे बड़ी बात, रेडियन सिटी के पास सन मून एम्पायर का ट्रम्प कार्ड भी था, सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन। साथ ही बहुत से पावरफुल एक्सपर्ट्स भी सिटी की सिक्योरिटी कर रहे थे। सबके शौक और डाउट्स को महसूस करने के बाद हुआ यूहाओ मुस्कुराया और बोला, पैनिक मत करो, मैं रियल अटैक की बात नहीं कर रहा। जब तक हम शू त्यानरन को उसकी जान का खतरा महसूस करवाते रहेंगे तब तक वही काफ़ी है। शू त्यानरन एक एंटी हीरो है। सोल टूल्स के मामले में सन मून एम्पायर की रिसर्च ओरिजिनल डोलुओ कॉन्टिनेंट के बाकी 3 एम्पायर से बहुत आगे है, लेकिन शू त्यानरन उनके बिना कुछ भी नहीं है। हमने पहले नॉर्थ और फिर साउथ पर अटैक किया,
लेकिन हमें कोई इफेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं मिला। इसका मतलब सन मून एम्पायर असल में पीछे से काफ़ी खोखला है। और जैसे जैसे वॉर्स में सोल इंजीनियर लीजन्स की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, वैसे वैसे सन मून एम्पायर नॉर्मल सोल्जर्स की रिक्रूटमेंट में कम इंटरेस्टेड हो रहा है। और चाहे उनके पास कितने भी सोल्जर्स हों, वो हमारे लिए कोई बड़ा थ्रेट क्रिएट नहीं कर सकते। और हमने सन मून एम्पायर को लगातार बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। ऐसी सिचुएशन में वो चुपचाप बैठकर सब कुछ देखते नहीं रह सकते थे। फ्रंट लाइन पर सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन अगर पीछे का पूरा एरिया हिलने लगे तो शू तियानरन अपने एम्पायर को कैसे संभालता। इसी वजह से हुओ युहाओ ने एक बहुत ही डेंजरस पॉसिबिलिटी को समझा। उनका टारगेट सिर्फ एक चीज थी, टैंग सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन को खत्म करना। और इस काम के लिए सन मून एम्पायर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा था, सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन। ये लीजन सन मून एम्पायर की सबसे पावरफुल फाइटिंग फोर्स थी। इसे आसानी से डिप्लॉय नहीं किया जाता था, लेकिन क्रिटिकल मोमेंट्स में सब कुछ बदल सकता था। हुओ युहाओ को एम्पायर के सभी सोल इंजीनियर लीजन्स की एग्जैक्ट स्ट्रेंथ नहीं पता थी, लेकिन एक बात वो पूरी सर्टेनिटी से जानता था, सिर्फ ये एलीट लीजन ही उनके लिए असली खतरा बन सकती थी। इसीलिए हुओ युहाओ ने डिसाइड कर लिया था कि जल्दबाजी करना बेवकूफ़ी होगी। उन्हें बस एक परफेक्ट चांस का वेट करना था, और वो चांस तब आएगा जब सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन अपनी जगह छोड़कर बाहर निकलेगी। क्योंकि जैसे ही ऐसा होगा, रेडियंट सिटी खाली हो जाएगी। चाहे वहाँ पावरफुल सोल फॉर्मेशंस मौजूद हों, हुओ युहाओ और वांग डोंगर फिर भी चुपके से अंदर घुस सकते थे। उन्हें पूरी रेडियंट सिटी को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत ही नहीं थी, बस शू तियानरन के पैलेस में कुछ निशान छोड़ देने थे। और हुओ युहाओ को पूरा यकीन था, उसके बाद शू तियानरन का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं रहने वाला था। हुओ युहाओ का एनालिसिस सुनने के बाद सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हर चेहरे पर गहरी सोच और हैरानी साफ नजर आ रही थी। तब सू सांशी ने पूछा, युहाओ, क्या तुमने ये सब पहले से प्लान कर रखा था? हुओ युहाओ हल्का सा हंस पड़ा। सच कहूँ तो नहीं, मैंने बस इस दौरान थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की और धीरे धीरे ये आइडिया मेरे दिमाग में आया। बेई बेई ने तुरंत हुओ युहाओ की तरफ देखा। अगर ऐसा है तो हमें और ज्यादा खुद को एक्सपोज करना चाहिए। अगर हम अपना निशान ही नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें बाहर कैसे खींच पाएंगे? हुओ युहाओ ने सीधा जवाब दिया, मैं भी यही सोच रहा था। बेई बेई मुस्कुरा दिया। अगर ऐसा है तो चलो साउथ में तबाही जारी रखते हैं। सदर्न कोस्टल सिटीज रेडियंट सिटी से सबसे ज्यादा दूर है और अगला मिशन टैंग सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन पूरा करेगा। ये सुनते ही हुओ युहाओ भी मुस्कुरा दिया। बाकी लोगों के चेहरों पर भी शैतानी मुस्कान उभर आई। उनका प्लान सिंपल था, दुश्मन को उस जगह पर अटैक करो जिसे वो बचाने पर मजबूर हो जाए। अगर सन मून एम्पायर कोई और सोल इंजीनियर भेजता तो उन्हें सिर्फ हार मिलती, लेकिन जैसे ही सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन मूव करती, उनका असली मौका शुरू हो जाता। हेवनली सी सिटी, सन मून एम्पायर के साउथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट। एम्पायर के साउथ ईस्ट में एक जमीनी हिस्सा सीधा समुंदर तक फैला हुआ था और वहीं एक नेचुरल हार्बर बनाता था। इसी जगह पर हेवनली सी सिटी बनाया गया था। ये सिर्फ एक सिटी नहीं थी, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग और मस्टरिंग ग्राउंड भी थी। और सबसे खास बात, सन मून एम्पायर का सबसे बड़ा शिपयार्ड भी यहीं था। जंग शुरू होने के बाद यहाँ तैनात नेवी को स्टार लो एम्पायर के आसपास के रीजन्स को सील करने भेज दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी हेवनली सी सिटी साउथ का सबसे हेविली डिफेंडेड सिटी बना हुआ था। यहाँ 10,000 सोल्जर्स तैनात थे। एक मैसिव सोल फॉर्मेशन भी एक्टिव था। साथ ही यहाँ 7 मीडियम साइज्ड वॉरशिप्स भी खड़ी थी। लेकिन ये तैयारी स्टार लो एम्पायर के लिए नहीं थी। असली वजह कुछ और थी, ओशन के अंदर रहने वाले वाटर सोल बीस्ट्स। यहाँ वाटर सोल बीस्ट्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। हालांकि असली पावरफुल सोल बीस्ट ज्यादातर डीप सी में रहते थे और कम गहरे पानी में बहुत कम आते थे। लेकिन फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि अगर कभी बीस्ट वेव शुरू हो गई तो पूरे पोर्ट को भयानक नुकसान हो सकता था। पिछले कुछ दिनों में हेवनली सी सिटी का माहौल भी शांत नहीं था। यहाँ 200 सोल इंजीनियर्स तैनात थे जो सोल फॉर्मेशन की सिक्योरिटी और ऑपरेशन संभालते थे। और हेवनली सी सिटी का सोल फॉर्मेशन सिटी के अंदर नहीं, बल्कि हार्बर फ्रंट से 3 किलोमीटर से भी कम दूरी पर था। समुंदर की तरफ फैली हुई जमीन होने के बाद भी सिटी का एरिया काफी ऊंचा था। तूफान और टाइफून आने पर भी बड़ी लहरों का सिटी पर ज्यादा असर नहीं पड़ता था। समुंदर के पास लगभग 500 मीटर ऊंची एक क्लिफ भी मौजूद थी। इस वक्त हेवनली सी सिटी के सारे सोल फॉर्मेशंस एक्टिवेट थे। कनेक्टेड डिफेंसेस लगातार चल रहे थे। आसमान में एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स बिना रुके घूम रहे थे। किसी भी अचानक दुश्मन के अटैक से बचने के लिए पूरी तैयारी की गई थी। और इस बार उनका डर बेकार भी नहीं था। सिर्फ 5 दिनों के अंदर 12 सिटीज लूट लिए गए थे और उन पर पूरी तरह कब्जा कर लिया गया था। हालांकि हेवनली सी सिटी अभी तक सुरक्षित था, लेकिन उन रहस्यमयी दुश्मनों की खबर ने सबको परेशान कर दिया था। सबसे डरा देने वाली बात ये थी, उन मिस्टीरियस एनिमीज के पास अपना सोल इंजीनियर लीजन भी था। सिटी गेट सील कर दिए गए थे। बिजनेसमैन और सिटीजन्स की चेकिंग पहले से कई गुना सख्त कर दी गई थी। यहाँ तक कि सिटी मेयर ने रिक्वेस्ट की थी कि सोल फॉर्मेशन को सिटी के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन उसे सीधा मना कर दिया गया। आखिर इतने बड़े सोल फॉर्मेशंस को मूव करना कोई आसान काम थोड़ी था,
और अगर मूव करते वक्त दुश्मन ने अटैक कर दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस और भी खतरनाक हो सकते थे। इसी वजह से उस सोल इंजीनियर लीजन के कमांडर ने हेवनली सी सिटी के मास्टर की रिक्वेस्ट को सीधा मना कर दिया था। चाहे उसकी सोल इंजीनियर लीजन स्टैंडर्ड लेवल की ना हो, फिर भी वो हेवनली सी सिटी के मास्टर एक काउंट के सामने झुकने वाला नहीं था। आखिर सन मून एम्पायर में सोल इंजीनियर्स का स्टेटस सबसे ऊपर माना जाता था। पूरा शहर हाई अलर्ट पर था, सब लोग तैयार थे, लेकिन क्या इतनी तैयारी सच में उन्हें बचा सकती थी? इस वक्त हुओ युहाओ हेवनली सी सिटी से 5 किलोमीटर से भी कम दूर खड़ा था। उसकी नज़र सीधी सिटी के हार्बर पर टिकी हुई थी। उसे मानना पड़ा कि ये हार्बर वाकई कमाल का था। हेवनली सी सिटी एक ऊंची जगह पर बनी हुई थी, जबकि आसपास की ज़मीन नीचे की तरफ ढलान लेती थी। इसी वजह से समुद्र के पास एक परफेक्ट हार्बर बनाया गया था, जिसे पूरी सिटी से आसानी से देखा जा सकता था। दोनों तरफ से व्यापार होता था और ये जगह सच में बेहतरीन थी। टांग वूतोंग ने आंखें घुमाते हुए कहा, क्या तुम मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो? अभी उनके हार्बर की तारीफ कर रहे हो और थोड़ी देर बाद उसी पर हमला करने वाले हो? हुओ युहाओ हल्का सा मुस्कुराया। तारीफ करना अलग बात है और हमला करना अलग। अगर सन मून एम्पायर के रूलर्स ने हमारे देश पर जंग थोपने की जिद ना की होती तो मुझे यहाँ विलन बनकर खड़ा नहीं होना पड़ता। टांग वूतोंग ने सिटी की तरफ देखते हुए कहा, हेवनली सिटी पूरी तरह तैयार है। इनकी सिक्योरिटी ईस्टर्न सन सिटी से भी ज़्यादा मजबूत लग रही है। ये काम इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हुओ युहाओ के चेहरे पर भरोसा साफ नजर आ रहा था। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। हेवनली सिटी की डिफेंसिव कैपेबिलिटी ईस्टर्न सन सिटी से बेहतर ज़रूर है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी वीकनेस भी उतनी ही साफ है। इनका सोल टूल फ्रंट सिटी के अंदर नहीं है। इसका मतलब है कि इनका डिफेंसिव फॉर्मेशन पूरी सिटी को इफेक्टिवली प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जब आसान रास्ता मौजूद है तो मुश्किल तरीका क्यों चुने? ये कहकर उसने टांग वूतोंग का हाथ पकड़ा और दोनों हवा में गायब हो गए। रात धीरे धीरे उतर रही थी और हेवनली सी सिटी के सोल्जर्स के लिए ये एक अच्छी खबर थी। हेवनली सी सिटी सिर्फ एक डेवलप्ड कमर्शियल सिटी ही नहीं थी, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री हार्बर भी थी। यहाँ की आर्मीज भी काफ़ी हाई क्वालिटी की मानी जाती थी। सदर्न रीजन समृद्ध था, लोगों की जिंदगी शांत थी और सोल्जर्स को रोज़ अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था। उनके लिए थकान और मुश्किल दिन बहुत कम आते थे। लेकिन कुछ समय पहले एक मिस्टीरियस एनिमी ने लगातार 12 शहरों को लूट लिया था। तब से हेवनली सी सिटी का माहौल तनाव और बेचैनी से भरा हुआ था। सन मून एम्पायर के सदर्न कोस्ट पर बसी ये सबसे बड़ी सिटीज़ में से एक थी। इसके पास डॉक्स थे, बैटलशिप्स थे और बेशुमार रिसोर्सेज थे। जो 12 सिटीज़ लूट ली गई थीं वो भी अमीर थीं, लेकिन उनके और हेवनली सी सिटी के बीच का फ़र्क फिर भी बहुत बड़ा था। इसीलिए रेडियंट सिटी ने सख्त ऑर्डर्स भेजे थे। हेवनली सी सिटी को हर हाल में बचाया जाना था। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलते ही तुरंत रिपोर्ट करना ज़रूरी था। सदर्न कोस्ट की सारी सिटीज़ में से ये उन शहरों में शामिल थी जिन पर अटैक होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी। इसी वजह से सिटी की डिफेंस आर्मी पूरी तरह सतर्क हो गई थी। पेट्रोल्स बढ़ा दी गई थी। हर व्यापारी और आम आदमी की चेकिंग पहले से कई गुना सख्त कर दी गई थी। जो भी सिटी में एंटर करता उसे सोल पावर डिटेक्टर और स्पिरिचुअल पावर डिटेक्टर दोनों से गुजरना पड़ता। अगर कोई सोल मास्टर निकला तो उसे और भी गहरी इन्वेस्टिगेशन और क्वेश्चनिंग का सामना करना पड़ता। पूरा दिन सिटी में अफरा तफरी और भागदौड़ मची रही। आखिरकार सूरज पश्चिम में डूबने लगा और उनका तनाव भरा दिन खत्म होने के करीब पहुंच गया। सिटी के भारी गेट्स धीरे धीरे बंद होने लगे। इसका मतलब था कि डिफेंस आर्मी आखिर कुछ देर के लिए चैन की सांस ले सकती थी। जैसे जैसे अंधेरा घना होता गया, हेवनली सी सिटी से 5 किलोमीटर दूर एक खुले मैदान में अजीब सी रोशनी टेढ़ी मेढ़ी होकर मुड़ने लगी। आसमान में मौजूद एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स इतनी छोटी डिटेल्स नहीं देख सकते थे और ज़मीन के पास सर्च करने वाले ऑसिलेशन डिटेक्टर्स तब तक एक्टिवेट नहीं होते थे जब तक एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स कोई वार्निंग ना दे देते। इसीलिए किसी का भी ध्यान उस जगह पर नहीं गया। उन टेढ़ी मेढ़ी लाइट रेस के बीच एक के बाद एक परछाइयाँ उभरने लगी। अचानक एक साथ 9 बड़े काले दरवाजे खुल गए। उन दरवाजों के सामने हुओ युहाओ खड़ा था। जो लाइट डिस्टॉर्ट हो रही थी वो उसके स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन का असर था। उसके डोमेन की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वो 1000 स्क्वायर मीटर के एरिया को कवर कर सकता था। ये एरिया उसके 9 बड़े स्पेक्ट्रल गेट्स को छुपाने के लिए काफ़ी था। पहले हुओ युहाओ के लिए ये करना मुमकिन नहीं था।
उस वक्त उसका स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन इतना पावरफुल नहीं था। अगर उसे एक साथ डोमेन और नेक्रोमेंसी दोनों यूज करनी पड़ती तो अपनी प्रेजेंस छुपाना बहुत मुश्किल हो जाता। इसके अलावा उसके डोमेन का एरिया भी पहले बहुत छोटा था। लेकिन मर्मेड प्रिंसेस से मिलने के बाद उसकी स्पिरिचुअल पावर में एक और क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका था। अब उसका स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन सच में एक पावरफुल डोमेन टाइप एबिलिटी बन चुका था और 1000 स्क्वायर मीटर भी उसकी लिमिट नहीं थी। अपनी जबरदस्त इंटरफेरेंस कैपेबिलिटी की मदद से वो इस पूरे एरिया के अंदर मौजूद हर चीज को लगभग इनविजिबल बना सकता था। चाहे स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन अब भी कुछ ट्रेसेस छोड़ देता था और इमिटेशन जितना परफेक्ट नहीं था, लेकिन उसका रेंज और एरिया ऑफ इफेक्ट इतना बड़ा था कि इमिटेशन उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता था। टैंग सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन के 200 हथियारबंद सैनिक हुआ युहाओ के स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन की आड़ में स्पेक्ट्रल गेट से बिना किसी आवाज के बाहर निकले। किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। हुआ युहाओ के स्पिरिचुअल डिटेक्शन की गाइडेंस में सब तुरंत एक जगह इकट्ठा हो गए और चुपचाप इंतजार करने लगे। हुआ युहाओ ने आसमान की तरफ देखा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स और टैंग सेक्ट के बाकी एक्सपर्ट्स भी एक के बाद एक स्पेक्ट्रल गेट से बाहर आ चुके थे। सेकंड सीनियर ब्रदर हुआ युहाओ ने हे कायतो को इशारा किया। हे कायतो हल्का सा हंसा, उसने हाथ घुमाया और मेटल के टकराने की आवाज के साथ उसके दोनों कंधों पर 2 भारी कैनन्स दिखाई दिए। उसने उन कैनन्स को उठाया और सीधा आसमान की तरफ निशाना साध दिया। हुआ युहाओ की आंखों में हल्की गोल्डन रोशनी चमक उठी। बूम 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 बूम, एक के बाद एक काले कैनन शेल्स अंधेरे आसमान में दाग दिए गए। रात इतनी गहरी थी कि उन्हें देख पाना नामुमकिन था और एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स भी उन्हें पकड़ नहीं सके। कुछ ही सेकंड्स बाद आसमान में धमाकों की लहर फूट पड़ी। हेवनली सी सिटी के ऊपर नजर रखने वाली सारी आंखें तबाह हो चुकी थीं। बेबे ने हाथ हिलाकर हुक्म दिया, मूव। उसी पल टैंग सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन आसमान में उड़ गई। उन्होंने अपने फ्लाइंग सोल टूल्स एक्टिवेट किए और सीधा हेवनली सी सिटी की तरफ बढ़ चले। अब हेवनली सी सिटी के पास आसमान में कोई नज़र नहीं बची थी जो दुश्मन की मूवमेंट्स देख सके। अलार्म ज़रूर बज चुका था, लेकिन सोल टूल फ्रंट शहर के दूसरे हिस्से में था। कुछ ही मिनट बाद सीधी लाइन में फैली हुई टैंग सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन हेवनली सी सिटी के बाहर पहुंच गई। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। पूरी ताकत के साथ सिटी वॉल्स पर बम्बार्डमेंट शुरू हो गया। एक क्लास 5 हाई पावर सोल कैनन अकेला ही शहर की मोटी दीवार में 10 मीटर से ज़्यादा चौड़ा और 3 मीटर गहरा सुराख कर सकता था। तो फिर 200 क्लास 5 हाई पावर कैनन्स का क्या नतीजा होता? सिर्फ 2 राउंड्स। बस 2 राउंड्स के बाद हेवनली सी सिटी की नॉर्दर्न सिटी वॉल मलबे के ढेर में बदल गई। सिटी में घुसो, बेबे का हुक्म गुंजा। टैंग सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन के सोल इंजीनियर्स तुरंत शहर के अंदर दौड़ पड़े। हुआ युहाओ के स्पिरिचुअल डिटेक्शन ने उन्हें सीधा सिटी वेयरहाउसेस तक रास्ता दिखा दिया। साथ ही हुआ युहाओ शहर के बाहर मौजूद सोल टूल फ्रंट पर भी नजर रखे हुए था। इतनी बड़ी हलचल को सोल टूल फ्रंट इग्नोर नहीं कर सकता था, लेकिन एरिया सर्वेलेंस सोल टूल्स के बिना उनके पास कुछ भी नहीं था। क्या वो अपने ही शहर पर बम्बार्डमेंट करने की हिम्मत करते? बिल्कुल नहीं। सोल टूल फ्रंट शहर को बचा नहीं सकता था, इसीलिए हुआ युहाओ ने उसे पोर्ट की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया। हेवनली सी सिटी का सिटी लॉर्ड अभी सोया ही था कि बहरे कर देने वाले धमाकों ने उसे झटके से जगा दिया। कपड़े पहनने से पहले ही रिपोर्ट उसके पास पहुंच गई। नॉर्दर्न सिटी वॉल टूट चुकी थी, दुश्मन शहर में घुस चुके थे। कम से कम 200 सोल इंजीनियर्स सीधा सिटी वेयरहाउसेस तक बढ़ रहे थे। सारे एरियल सर्वेलेंस सोल टूल से कॉन्टैक्ट टूट चुका था और आसमान के धमाके बता रहे थे कि वो तबाह हो चुके हैं। सन मून एम्पायर ने एरियल सर्वेलेंस नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन हुआ युहाओ के स्पिरिचुअल डिटेक्शन के सामने हर सुरक्षा बेकार थी। जल्दी सोल इंजीनियर लीजन से मदद मांगो, सिटी लॉर्ड बस इतना ही कह सका। मैसेंजर तुरंत निकल गया। सिटी लॉर्ड वापस बिस्तर पर बैठ गया और उसकी आंखें सूनी हो गईं। क्यों? दुश्मन के सामने आने से पहले हमें कोई सिग्नल क्यों नहीं मिला? एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स किस काम के थे? अब समझ आया कि वो 12 शहर बिना कोई खबर दिए कैसे गिर गए। ये दुश्मन बहुत खतरनाक है। क्या वो खुद को गायब कर सकते हैं? एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स उनके सामने इतने बेकार क्यों हैं? उसकी आवाज़ दर्द से भर गई। उसे अच्छी तरह पता था कि शहर के गिरने का मतलब क्या था, और जिस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा डर रहा था आखिर वही हो गया। अगर सोल इंजीनियर्स अपना सोल टूल फ्रंट शहर के अंदर शिफ्ट करने को मान जाते तो शायद ये सब नहीं होता, लेकिन अब पछताने से कोई फ़ायदा नहीं था। काउंट एक समझदार आदमी था। उसे पता था कि एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स के बिना सोल टूल फ्रंट कुछ भी नहीं कर सकता, और क्लास 3 सोल इंजीनियर्स को फ्रंट छोड़कर शहर बचाना भी नामुमकिन था। जब तक वो सोल टूल फ्रंट की रक्षा करते रहेंगे उनके सुपीरियर्स उन्हें दोष नहीं देंगे, और अगर किसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा तो वो सिर्फ सिटी लॉर्ड होगा। काउंट के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान उभर आई। हेवनली सी सिटी गिर चुका था। सब कुछ हुआ युहाओ की प्लानिंग के मुताबिक चल रहा था। उसका मिशन सीधा था, हिट एंड रन।
तेज हमला करो, जो लूट सकते हो लूट लो और बिना देरी किए वापस निकल जाओ। हुआ युहाओ का असली टारगेट शहर को लूटना था, लेकिन अगर शहर के बाहर वाला सोल टूल फ्रंट भी तबाह हो जाता तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता। और सबसे ज्यादा वो इसी बात की उम्मीद कर रहा था कि सोल टूल फ्रंट के सोल इंजीनियर्स शहर को बचाने के लिए खुद बाहर निकल आए। सन मून एम्पायर के सोल टूल्स चाहे कितने भी एडवांस्ड और खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन अगर उन्हें सिर्फ क्लास 3 सोल इंजीनियर्स चला रहे हों तो उनकी असली ताकत काफी हद तक बेकार हो जाती है। दोनों तरफ लगभग बराबर संख्या में लोग मौजूद थे। एक तरफ क्लास 3 सोल इंजीनियर्स थे, जबकि दूसरी तरफ क्लास 6 सोल इंजीनियर्स। ऐसे में अगर सीधा टकराव होता तो अंजाम क्या होता, इसका अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। इसीलिए हुओ युहाओ दिल से यही चाहता था कि सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स अपनी डिफेंसिव पोजीशन छोड़कर अग्रेसिव हो जाएं। वो चाहता था कि वे हेवनली सी सिटी के अंदर घुसकर उससे सीधी लड़ाई करें। अगर उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत दिखाई होती तो हुओ युहाओ और उसके साथियों के कुछ बड़े अटैक्स ही उन 200 सोल इंजीनियर्स को मिटा देने के लिए काफ़ी होते। शायद उसी वक्त शहर के बाहरी पोर्ट को भी तबाह कर दिया जाता। लेकिन अफसोस, चाहे वे समझदार थे या फिर डर गए थे, सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स आखिर तक बैटलफील्ड पर नजर ही नहीं आए। उन्होंने सिर्फ अपने लिंक्ड डिफेंसिव फॉर्मेशंस को हाईएस्ट लेवल पर एक्टिवेट कर दिया। हेवनली सी सिटी एक बहुत बड़ा शहर था और अगले दिन सुबह होने तक लूट जारी रही। जब टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन के 200 मेंबर्स, जो रात के असली शिकारी बन चुके थे, वापस लौटने लगे, तब तक हेवनली सी सिटी पूरी तरह अफरा तफरी में डूब चुका था। हुओ युहाओ को पहले पता ही नहीं था कि हेवनली सी सिटी के पास समुद्र के नीचे एक माइन मौजूद है, जहां से डीप सी सिल्वर नाम का एक बहुत ही रेयर मेटल निकाला जाता है। ये मेटल बेहद कीमती था और स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स बनाने के लिए परफेक्ट मटेरियल माना जाता था। इसकी मजबूती और ड्यूरेबिलिटी इसे लॉन्ग रेंज स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स के लिए सबसे बेहतर बनाती थी। जब हुओ युहाओ को एक वेयरहाउस मिला जो आधा डीप सी सिल्वर से भरा हुआ था, तो उसने बिना देरी किए सब कुछ अपनी स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में भर लिया। बाकी रिसोर्सेज और धन दौलत की बात करें तो उन्होंने असल में कितना लूट लिया था, इसका अंदाज़ा खुद हुओ युहाओ को भी नहीं था। उसने वेयरहाउस के अंदर स्पेक्ट्रल गेट खोला, सामने जो कुछ था सब अंदर समेटा और पल भर में गायब हो गया। हेवनली सी सिटी के बाहर तैनात सोल टूल फ्रंट ने शुरुआत से लेकर अंत तक कोई एक्शन नहीं लिया और आखिरकार लूट का मिशन पूरी तरह सफल हो गया। शहर से निकलने के बाद हुओ युहाओ एक बहुत दूर की जगह पर रुक गया। वहाँ कोई एरियल सर्वेलेंस सोल टूल नहीं था, इसलिए पकड़े जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जल्द ही एक स्पेक्ट्रल गेट खुला और टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन के 200 मेंबर्स सबसे तेज रफ्तार से स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में लौट गए। लेकिन हुओ युहाओ खुद वापस नहीं गया। इस बार वो बाहर ही रुक गया और एक सुनसान जगह ढूंढकर खुद को छुपा लिया। इस मिशन में वो टैंक बुतोंग को भी साथ नहीं लाया था। लगातार 13 सदर्न सिटीज को लूटने के बाद सन मून एम्पायर का पूरा सदर्न कोस्ट हिला दिया गया था। फिलहाल के लिए इतना ही काफी था। अब हुओ युहाओ को सिर्फ इंतजार करना था। उसे देखना था कि उसका फैसला सही साबित होता है या नहीं। हेवनली सी सिटी का मिशन पिछले 12 शहरों के मुकाबले एक दिन देर से पूरा हुआ था। सब कुछ आसानी से और बिना किसी दिक्कत के सफल रहा था। अब उसे बस ये देखना था कि उसका स्ट्रेटेजिक गोल पूरा होता है या नहीं। हुओ युहाओ को एक छोटी पहाड़ी मिली और वो शांत होकर एक झाड़ी के अंदर लेट गया। ऊपर नीला आसमान था, सफेद बादल धीरे धीरे तैर रहे थे और उन्हें देखकर उसके दिल में एक अजीब सी शांति और संतुष्टि भर गई। उसके लिए सबसे बड़ी लग्जरी यही थी कि वो कुछ देर के लिए सब कुछ भूलकर बस खामोशी में बैठा रहे और इस वक्त वो उस अनमोल पल का पूरा मजा ले रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी के अनेक दृश्य उभरने लगे। जो कुछ उसके साथ बीत चुका था सब एक एक करके उसके दिमाग में लौट रहा था। चाहे वो वांग क्यूअर और वांग डोंगर की यादों को याद करना नहीं चाहता था, फिर भी वे यादें उसके दिल और दिमाग पर छा जा रही थी। क्यूअर, क्या तुम सच में वुतोंग का हिस्सा हो? वुतोंग सिर्फ डोंगर नहीं है, मैं उसके अंदर तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर सकता हूँ। अगर ये सच है तो शायद ये सबसे खूबसूरत बात है। हुओ युहाओ की जिंदगी में कई अहम औरतें रही थीं। बचपन में उसकी माँ उसके लिए सब कुछ थी और जब उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई तब उसकी दुनिया ही टूट गई थी। उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ तब आया जब वो वांग डोंगर से मिला। उसके साथ रहकर धीरे धीरे उसने अपनी नफरत और गुस्से को पीछे छोड़ दिया और दिल को सुकून मिला। शायद इसी वजह से वो आज इतनी दूर तक पहुंच पाया था। और क्यूअर, वो भी उसकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी थी जिसके बिना जीना मुश्किल था। क्यूअर ने उसे बहुत कुछ दिया था, बहुत कुछ सिखाया था,
लेकिन हुआ यूहाओ ने कभी उसके प्यार को सच में समझने की कोशिश नहीं की। इसके बावजूद वो हमेशा चुपचाप सब कुछ देती रही। सोल बीस्ट्स की भी फीलिंग्स होती हैं, और अगर किसी को उसने सबसे ज्यादा निराश किया था तो वो क्यूअर ही थी। भविष्य में कॉन्टिनेंट का क्या होगा, ये सवाल उसके दिल में बार बार उठ रहा था। उनका ये प्लान शायद उनका आखिरी मौका था। अगर वे अपना ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पाए तो डाउलुओ कॉन्टिनेंट के तीनों लोकल एम्पायर्स खतरे में पड़ जाएंगे। सन मून एम्पायर के सोल टूल्स हद से ज्यादा शक्तिशाली थे। अगर हुओ यूहाओ पूरे एम्पायर को रोक नहीं पाया तो देर या जल्दी डाउलुओ कॉन्टिनेंट के तीनों एम्पायर्स उनके सामने गिर ही जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि फिलहाल सोल टूल टेक्नोलॉजी का गैप भरना नामुमकिन लग रहा था। दोनों तरफ का अंतर बहुत बड़ा था। सन मून एम्पायर का रॉयल फैमिली इतने सालों तक पीछे हटता हुआ नजर आया था, लेकिन शायद सच्चाई कुछ और थी। हो सकता है कि उनके पास बहुत पहले से ही इतनी ताकत मौजूद थी, लेकिन वे हमेशा उसे दबाकर रखते आए थे। हुओ यूहाओ ने सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर लीजन के खिलाफ खुद लड़ाई की थी, और इसीलिए वो अच्छी तरह जानता था कि उनकी असली ताकत क्या है। उसे मानना पड़ा कि चाहे टैंग सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन के सभी मेंबर्स सोल एम्परर लेवल के थे, फिर भी अगर उनकी संख्या बराबर होती और उन्हें सन मून एम्पायर की हैंड दैट प्रोटेक्ट्स द नेशन की 5 लीजन्स में से किसी एक का सामना करना पड़ता, तो उनकी जीतने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के गैप की वजह से नहीं था, बल्कि सोल इंजीनियर्स की सोल टूल्स को समझने और इस्तेमाल करने की क्षमता में भी बहुत बड़ा अंतर था। और सबसे बड़ी बात, सन मून एम्पायर के पास जूजी भी थी। बैटलफील्ड कमांड करने की उसकी क्षमता असाधारण थी। जब वो खुद जूजी का सामना करती थी तब भी कभी कभी पीछे हटना पड़ता था। तो फिर दौलुओ कॉन्टिनेंट के 3 एम्पायर्स का क्या हाल होता? अगर जूजी अपनी पूरी ताकत के साथ कमांड करे तो वो कितनी भयानक हो सकती थी। हुओ यूहाओ को आज भी मिंगडो माउंटेन रेंज की पहली टूट चुकी डिफेंस लाइन याद थी। उस वक्त किसने सोचा था कि वो पूरी घटना सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी? सन मून एम्पायर की सेना शक्तिशाली थी और उनके पास एक जीनियस कमांडर भी था। पूरी कॉन्टिनेंट पर उनका सामना करने लायक बहुत कम लोग थे। सीधी टक्कर में उन्हें रोक पाना लगभग असंभव लगता था। हुओ यूहाओ ने अंदर ही अंदर सोचा, अगर सन मून एम्पायर की मेन आर्मीज को खत्म नहीं किया गया तो बाकी सब कुछ बेकार होगा। फिलहाल उनके सर्विलेंस सोल टूल्स उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इतने नुकसान के बाद शायद उन्हें उसके लिए एक स्पेशल डिटेक्शन सोल टूल बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि ये मुश्किल नहीं था। अब वो सिर्फ इतना कर सकता था कि हर चीज़ को जितना हो सके डिले करे और सन मून एम्पायर के कॉन्टिनेंट पर कब्जा करने की स्पीड को कम करे। ये सोचते ही उसके चेहरे पर कड़वाहट उभर आई। अब वो हेवनली सन डोलुओ को पहले से ज़्यादा समझने लगा था। जब वो उस मिशन में साथ गए थे तब उसे एहसास हुआ था कि टाइटल डोलुओ चाहे कितने भी घमंडी क्यों ना हो, बिना मजबूरी के किसी बच्चे पर अपनी पूरी ताकत नहीं लगाते। जब हुओ यूहाओ और टैंग वुटोंग वहाँ से निकल रहे थे तब उन्होंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश नहीं की थी। आइस सी की एक्सपीडिशन से पहले हुओ यूहाओ को अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था, लेकिन उस यात्रा के बाद उसे समझ आ गया कि टाइटल डोलुओ और ट्रांसेंडेंट डोलुओ के बीच कितना बड़ा अंतर होता है। मिंगडो माउंटेन रेंज में जब वो टैंग वुटोंग के साथ बचकर निकला था तो उसका असली कारण ये था कि उन टाइटल डोलुओ और ट्रांसेंडेंट डोलुओं ने मिलकर उन पर हमला नहीं किया था। अगर वो सच में साथ आ जाते तो बच निकलना लगभग नामुमकिन था। एक समय था जब एक अल्टीमेट डोलुओ अकेला ही पूरे देश को डरा सकता था, लेकिन सोल टूल टेक्नोलॉजी के विकास के साथ इंडिविजुअल कॉम्बैट पावर की अहमियत धीरे धीरे कम होती जा रही थी। बहुत से सोल मास्टर्स अभी भी इस सच को नहीं समझ पाए थे। कम से कम होली गोस्ट चर्च ने तो अभी तक इसे समझा ही नहीं था। जब हुओ यूहाओ पहली बार होली गोस्ट चर्च से मिला था तब उसे समझ नहीं आया था कि सन मून एम्पायर इतने खतरनाक और ईविल ग्रुप के साथ मिलकर काम क्यों कर रहा है। ईविल सोल मास्टर्स निर्दयी और खतरनाक थे और उनका अस्तित्व ही सभी जीवों के लिए संकट था। अगर भविष्य में होली गोस्ट चर्च के पास पूरी ताकत आ जाती तो सन मून एम्पायर का क्या होता? लेकिन सन मून एम्पायर के साथ लगातार लड़ाई करते हुए और उनकी टेरिफाइंग सोल टूल टेक्नोलॉजी को देखते हुए हुओ यूहाओ को धीरे धीरे सच समझ आने लगा। होली गोस्ट चर्च असल में सन मून एम्पायर के चेस बोर्ड पर रखा हुआ सिर्फ एक मोहरा था। 2 अल्टीमेट डोलुओ बहुत शक्तिशाली हो सकते थे, लेकिन इंटरकनेक्टेड सोल टूल्स और सोल इंजीनियर्स के सामने क्या वो वैसे ही प्रभावशाली रह सकते थे? और चाहे होली गोस्ट चर्च कितनी भी तैयारी कर ले, क्या वो सच में शू तियानरन के रूल के लिए खतरा बन सकते थे? शू तियानरन एक डरावना व्यक्ति था। उससे भी ज्यादा भयानक थी सन मून एम्पायर रॉयल फैमिली की छुपी हुई शक्ति। इंपीरियल पैलेस और वर्शिप हॉल ही सन मून एम्पायर का असली केंद्र थे।
सन मून एम्पायर ने होली गोस्ट चर्च का पूरी तरह इस्तेमाल किया था। वो उन्हें डोलुओ कॉन्टिनेंट के सोल मास्टर्स के खिलाफ एक हथियार की तरह यूज़ कर रहे थे। और जब एक दिन पूरा कॉन्टिनेंट एक ही रूलर के अंडर आ जाएगा और उनके सोल कैनन्स दूसरी तरफ मुड़ जाएंगे, तो फिर उनके पास होली गोस्ट चर्च जैसे ईविल ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने के लिए पूरी वजह होगी। ये सब सोचकर हुओ युहाओ की पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। उसे महसूस हुआ कि कुछ सच्चाइयाँ सिर्फ तब समझ आती हैं जब इंसान शांति से बैठकर गहराई से सोचे। सन मून एम्पायर वाकई बहुत डरावना था। उसने सोचा, पता नहीं फ्रंट लाइंस पर क्या हाल होगा। क्या स्टार लो एम्पायर, हेवनली सोल एम्पायर और डोलिंग एम्पायर की कंबाइंड फोर्सेस मिलकर जूजी के लिए कोई मुश्किल पैदा कर सकती हैं? जूजी हुओ युहाओ के दिल की सबसे खास लड़कियों में से एक थी। इसका कारण बहुत सिंपल था। वो पहली औरत थी जिसने उसके दिल में अपनी जगह बनाई थी। आज भी हुओ युहाओ को उनकी पहली मुलाकात याद थी। उसके बाद जिंदगी और मौत के बीच साथ गुजारे गए अनुभव उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ गए थे। उस वक्त उसे ये भी नहीं पता था कि डोंगर असल में एक लड़की थी। कभी कभी वो सोचता था कि अगर उस समय जूजी ने उसे चुना होता तो क्या उसका भविष्य अलग होता? क्या वो सच में उसके साथ रह पाता? लेकिन इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। जब भी वो इस बारे में सोचता, उसका दिल उलझे हुए एहसासों से भर जाता। जूजी ने कभी कहा था कि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, और ये बात सच भी थी। कम से कम जूजी के सामने वो हमेशा नरम पड़ जाता था। लेकिन क्या जूजी भी उसके सामने वैसे ही नहीं होती थी? फिर भी वो सन मून एम्पायर के एम्परर की पत्नी और वॉर गॉड एम्प्रेस थी। अगर सन मून एम्पायर अपनी विजय यात्रा जारी रखता है तो एक ना एक दिन उन दोनों का सामना जरूर होगा। ये सोचकर हुओ युहाओ की आंखें धुंधली सी हो गईं। भविष्य उसके सामने था, लेकिन फिर भी वो उसे देख नहीं पा रहा था। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के नए नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।